हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो हम लोग फर्स्ट टू फिफ्थ बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले के लैंग्वेज और बाकी प्रश्नों का जो वीडियो है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं बीपीएससी टीआरई 4, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएंगे। और ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं पहले ही अटेम्प्ट में, तो ज़रूर इन प्रश्नों को हल कीजिए। और इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टू फिफ्थ के अलावा भी किसी और क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, तो जीके जीएस प्रश्न जो भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सभी कक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप किसी और सब्जेक्ट की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप कमेंट में जा कर के मेंशन ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग यहाँ पर प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 37 प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इससे पहले के प्रश्न हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, तो कहाँ पर चलाया गया था? लाल किला दिल्ली में। बी ऑप्शन है ग्वालियर फोर्ट में। तीसरा ऑप्शन है आमेर फोर्ट जयपुर में, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आईएनए के अधिकारियों पर जो मुकदमा चलाया गया था वो आपका चलाया गया था ग्वालियर फोर्ट में। ठीक है, ग्वालियर फोर्ट में। और अगर आपको मैं यहाँ पर बताऊँ तो बीपीएससी टीआरई 4 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोग प्रश्न को अधिक से अधिक यानी पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का प्रयास जरूर करें। इसके बाद 38 क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे इलाहाबाद की संधि 1782 ईस्वी दिया है, मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी, सालवाई की संधि 1769 ईस्वी, और उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर सही सुमेलित कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा, यानी ई ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फॉर्मूला किसने बनाया था? सीआर फॉर्मूला किसने बनाया था ये हमें पता करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, सी राजगोपालचारी ने बनाया था, सी ऑप्शन है चित्तरंजन दास ने बनाया था, फिर डी ऑप्शन दिया है क्या एक से अधिक आंसर है, या फिर ई ऑप्शन इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच जो राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फॉर्मूला तैयार किया गया था, वो किया गया था आपके बी ऑप्शन सी राजगोपालचारी ने बनाया था। तो बी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे। तो कौन थे लेखक? पार्थ सारथी गुप्त, बी ऑप्शन है एस गोपाल, सी ऑप्शन है बिपिन चंद्र, और डी ऑप्शन है क्या इसमें से एक से अधिक आंसर है, या फिर उपयुक्त में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। तो 40 का उत्तर क्या होगा आप ये गैस कीजिए, कौन सा आंसर आपके हिसाब से सही होना चाहिए। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप आराम से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर कोई उत्तर आपका गलत हो भी जाता है तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि दूसरे पब्लिकेशन की भी प्रैक्टिस सेट करवाए जाए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं जो अभी पब्लिकेशन यूज कर रही हूँ, दृष्टि पब्लिकेशन की यूज कर रही हूँ। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह इन्होंने किया है और काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अगर 40 का आंसर देखें तो 40 का आंसर क्या होना चाहिए? तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, बिपिन चंद्र, यानी द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के जो लेखक है वो बिपिन चंद्र है। आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था इनमें से आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है M.A. जिन्ना, बी ऑप्शन है तेज बहादुर सप्रू, और सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर हो सकता है, या फिर ई ऑप्शन इनमें से कोई भी उत्तर नहीं है। और इसके अलावा अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर सक्षमता की तैयारी कोई शिक्षक कर रहा है या आपके फैमिली में कर रहा है तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि कर भला तो हो भला। अगर आप किसी का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, क्योंकि इससे हो सकता है किसी दूसरे अभ्यर्थियों की हेल्प हो जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 41 के उत्तर की बात करें तो बिल्कुल डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। इसमें से जो है एक से अधिक उत्तर है। और यहाँ पर अगर बात करें तो सही उत्तर क्या होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो
M.A. जिन्ना यानी ए है, इन्होंने भाग लिया था प्रथम गोलमेज में, और तेज बहादुर सप्रू ने भी भाग लिया था। तो इसीलिए डी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर पूछा गया है कि किस वर्ष कांग्रेस द्वारा स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। तो ये आपसे ईयर पूछा गया है, 1905 ईस्वी में, 1903 ईस्वी, 1904 ईस्वी, या फिर डी उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर है, या फिर ई उपरोक्त में से कोई भी उत्तर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो 1905 में कांग्रेस द्वारा स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। और ये प्रश्न सुभाष चंद्र बोस से तो पूछा ही जाता है, आप लोग सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इनको अच्छे से ज़रूर कर लें। और यहाँ पर अगर बात करें तो 1939 पूछा जा रहा है कि क्या 1939 में इन्होंने इस्तीफा दिया था, या फिर 1940 में, या फिर 1941 में, या फिर डी में से एक से, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर है, और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एक से अधिक उत्तर तो होगा नहीं डी। तो यहाँ पर अगर सही उत्तर की बात करें तो बिल्कुल 1939 यानी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया था। कब? 1939 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह को किस मामले में मृत्यु दंड दिया गया था। भगत सिंह को किस मामले में मृत्यु दंड दिया गया था। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, और भगत सिंह के बारे में आप लोग सही उत्तर लगा पाएंगे क्योंकि आप सभी ने पढ़ा होगा। INA मुकदमा, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए अगर आप इसकी थ्योरी को जानना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री के मैं इम्पॉर्टेंट नोट्स की क्लास भी लेती हूँ। यहाँ पर हिस्ट्री के जितने भी इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर चाहे वो INA से रिलेटेड हो, या फिर आपके जितने भी हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं 1857 के विद्रोह से लेकर के आगे तक के, वो सभी मैं यहाँ पर करवाऊँगी, और उससे पहले एंशियंट हिस्ट्री भी मैं करवाती हूँ। तो अगर आप यहाँ पर चाहते हैं हिस्ट्री का NCERT नोट्स के क्लास लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको क्या होगा, सभी के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग MCQ सॉल्व कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल में नहीं जा सकते। तो यहाँ पर देखिए कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होगा। तो 44 का आंसर क्या होना चाहिए, तो बी ऑप्शन, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा इन पर लगाया गया था, और इसी मामले में इनको मृत्यु दंड दे दिया गया था। किनको? भगत सिंह को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है इंडिपेंडेंस पार्टी, बी है गदर पार्टी, सी है स्वराज पार्टी, डी बताया जा रहा है कि इसमें से एक से अधिक उत्तर है, या फिर ई उपरोक्त में से कोई भी उत्तर नहीं है। तो 45 का आंसर क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल देखिए मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में जो पार्टी को गठित किया गया था वो था आपका स्वराज पार्टी। कौन सा था यहाँ पर? स्वराज पार्टी जो है, बिल्कुल यहाँ पर सही होगा सी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। श्री पर्वतीय कहा गया है किस वंश के शासकों को। तो यहाँ पर दिया गया है वाकाटक, इक्ष्वाकु, शक, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर अगर उत्तर की बात करें ना, तो इक्ष्वाकु वंश के जो शासक है ना, इनको पुराणों में श्री पर्वतीय के नाम से जाना जाता है, या श्री पर्वतीय कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। पहला ऑप्शन है माप और तौल से, बी है प्रशासन प्रबंधन से, या फिर सड़क निर्माण से, या फिर डी और ई ऑप्शन में से कोई उत्तर होगा। तो देखिए 47 का अगर यहाँ पर उत्तर की बात करें तो बिल्कुल मौर्य काल में जो एग्रोनोमई अधिकारी होते थे वो सड़क निर्माण के क्षेत्र से संबंधित होते थे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसकी शैल चित्रों के
प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। तो देखिए यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री हो, मिडिवल हिस्ट्री हो, ये सभी इम्पॉर्टेंट है और सभी से कुछ न कुछ प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर मैं सभी यहाँ पर हिस्ट्री के यानी एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर को धीरे धीरे कवर करवा रही हूँ। और अगर आपको किसी विशेष टॉपिक पर यहाँ पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है माधव स्वरूप वत्स, HD संकालिया, BS वाकनकर और उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्र को प्रागैतिहासिक महत्व खोजा। तो वो कौन से भारतीय पुरातत्ववेदा थे जो पहली बार इसको खोजा? तो यहाँ पर देखिए उत्तर जो है आपका सी होगा, BS वाकनकर। BS वाकनकर जो है यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? पहला ऑप्शन है अबुल हसन कुतुब शाह, फिर है सिकंदर आदिल शाह, फिर सी ऑप्शन है अली आदिल शाह द्वितीय, या फिर डी और ई ऑप्शन में से कोई उत्तर है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया था, तो उस समय गोलकुंडा का जो शासक था ना, वो आपके थे अबुल हसन कुतुब शाह, यानी कि पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? पहला है शेखनूनी, बी है शहाब नहर, नहरे बिहिशत, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 50 का अगर हम आंसर देखें तो बिल्कुल शहाब नहर जो है वो यहाँ पर मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था। तो शहाब नहर इसका नाम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है कौन सा है? दमन और दीव, पुदुचेरी, लद्दाख, या फिर डी या ई में से कोई ऑप्शन है? तो देखिए यहाँ पर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वो है लद्दाख। ठीक है, तो ये आपका संघ बड़ा राज्य क्षेत्र जो है ये लद्दाख है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता को मूल अधिकार माना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल जरूर पढ़ कर जाएं, वहां से आपके कुछ न कुछ प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है इंदिरा साहनीवाद, फिर है शंकरी प्रसादवाद, KS पुट्टप्पा स्वामी पुट्टा स्वामीवाद, और डी और ई ऑप्शन में से कोई उत्तर होगा। तो क्या यहाँ पर उत्तर जो है वो क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता को मूल अधिकार माना गया था, इसके द्वारा सी ऑप्शन होगा, KS पुट्टा स्वामीवाद। तो ये ही आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको कैसा प्रश्नों की जो यहाँ पर प्रकृति है वो कैसी लग रही है, यानी आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं? मुझे तो बहुत अच्छे लगे। इनका जो संकलन है दृष्टि का वो बहुत ही उम्दा है और काफ़ी अच्छे प्रश्नों का इन्होंने संग्रह किया है। लेकिन अगर आपको किसी और पब्लिकेशन की बुक के भी प्रश्न यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करने हैं तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, ताकि मुझे पता चले कि मुझे नेक्स्ट पब्लिकेशन कौन सा यहाँ पर यूज़ करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय यानी कि राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, कब दी जाती है? तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि वह राज्य में या तो लगभग अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त करता हो, या फिर बी ऑप्शन वह राज्य में या तो लोकसभा में अथवा विधानसभा में, या तो राज्य में या लोकसभा में या फिर विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता हो। सी है वह राज्य में या लोकसभा में या विधानसभा के चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता हो, या फिर डी और ई में से अगर आपको लगता है कि कोई उत्तर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें तो राजनीतिक दल को क्षेत्रीय यानी राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता कब दी जाती है?
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इस प्रश्न का नोट्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, तब होगा मान्यता तब दी जाएगी जब वह राज्य में या तो राज्य में या लोकसभा में या फिर विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता हो। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो पहला ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या फिर भारत शासन अधिनियम 1909, या फिर भारत शासन अधिनियम 1919, या फिर डी या ई में से कोई ऑप्शन होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका ई होगा। इनमें से कोई भी यहाँ पर उत्तर सही नहीं है। लेकिन अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो क्या होना चाहिए। देखिए, अगर बात करें तो भारत में संघीय न्यायालय की जो स्थापना है वो आपका 1 अक्टूबर 1937 को भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद के सृजन तथा उत्सादन की प्रक्रिया का वर्णन होता है। तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 168, बी है अनुच्छेद 169, और सी है अनुच्छेद 170, या फिर डी या ई में से कोई ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद के सृजन तथा उत्सादन की प्रक्रिया का वर्णन है। तो ये है आपका अनुच्छेद 169। इसी के अंतर्गत विधान परिषद के सृजन और उत्सादन की प्रक्रिया का क्या है, वर्णन है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। तो पहला है मनरेगा, दूसरा है ट्राइसेम, तीसरा है काम के बदले अनाज, या फिर डी या ई ऑप्शन में से कोई उत्तर होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर जो मनरेगा है वो भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसका मुख्य ध्येय सतत विकास है। मुख्य ध्येय सतत विकास है कौन सी पंचवर्षीय योजना का। तो यहाँ पर पहला है 12वीं, 10वीं, 11वीं, या फिर डी या ई में से कोई ऑप्शन। तो बिल्कुल यहाँ पर 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसका मुख्य ध्येय सतत विकास था। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत सरकार द्वारा 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो 1969, 1970, या फिर 1979, या फिर डी या ई में से कोई ऑप्शन होगा। तो देखिए 58 का ऑप्शन क्या है। तो 1969 वर्ष भारत सरकार द्वारा 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो देखिए हम लोग ना यहाँ पर टोटल 59 क्वेश्चन तक ही करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा और आप चाहते हैं कि इससे लॉन्ग वीडियो बनाना चाहिए तो आप इसके लिए भी कमेंट करेंगे, ताकि मुझे पता चले कि आखिर आप लोग क्या चाहते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो हरित क्रांति संबंधित किससे है। तो दुग्ध उत्पादन से है, दलहन उत्पादन से है, खाद्यान्न उत्पादन से है, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए 59 का आंसर क्या होना चाहिए, हरित क्रांति किससे संबंधित है। बहुत ही आसान प्रश्न है और बार बार प्रैक्टिस इसीलिए करना चाहिए क्योंकि कन्फ्यूजन होने से क्या होता है, हमें आते हुए उत्तर भी जो है हम गलत करके आ जाते हैं। तो इसीलिए इन प्रश्नों को जरूर करें। 59 का सी ऑप्शन होना चाहिए, खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, और यहाँ पर श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, आप कमेंट भी कीजिए इसका उत्तर। तो फिलहाल अभी तक हम लोग 59 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व किया है। अगर आपको और वीडियो चाहिए, इससे लॉन्ग चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।